गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सच बोल रहा हूं, इतनी गर्मी है भोपाल के अंदर कि ऐसा लगता है कि आपको किसी ने माइक्रोवेव ओवन के अंदर रोस्ट कर रहा हो बिठाकर। खैर है ना, मतलब मैं तो भोपाल में मैंने एमबीबीएस किया हुआ है, 11th 12th मैंने भोपाल से किया हुआ है। इतनी गर्मी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की है। इसका मतलब ये, सच बता रहा हूं कि इसका मतलब ये कि हम जिस प्रकार से कंक्रीट के जंगल बनाते चल रहे हैं, हम जो ग्रीनरी जंगलों को काट रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है या जो हमारा CO2 का इमिशन है, वो सच में उसका असर दिखाई देने लगा है। इतना गर्म भोपाल कभी नहीं था, बता रहा हूं मैं। अभी टेम्परेचर जो है मान लीजिए कि जो बोलते 44 है, 45 है, पर मुझे लगता है कि जो एक्चुअल टेम्परेचर जो महसूस होता है आपकी बॉडी को, वो 50 के आसपास होगा। मतलब आप जब बाहर निकलते तो आंखें जलती हुई लगती है कि मतलब कुछ हीट आ रही है आपको, किसी गर्म जगह पर आप पहुंच गए। मैं कल विदिशा विजिट करने गया था, तो विदिशा में क्या है कि एक रेडियो चैनल है, रेडियो मन 90.8 है, वो विदिशा के एरिया में चलता है काफी, विदिशा, रायसेन सब में। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो पहले तो मेरे को थोड़ा सा क्या एलर्जी हो गया था डस्ट के कारण, तो मैंने पहले सोचा कि नहीं जाते, अवॉइड कर देते हैं। लेकिन मेरे स्टाफ ने बोला कि नहीं सर, वो है ना, वो आप चूंकि विदिशा के हैं और विदिशा से बायोमेंट्रस का कनेक्शन है एक प्रकार से, तो आपको जाना चाहिए। तो फिर मैं कल गया, तो मैं दिन के समय वहां पहुंचा स्टूडियो में, और स्टूडियो में जो वहां पर जो उनका क्रू था स्टूडियो का, उन्होंने जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया वो देखकर मैं भभीभूत हो गया। मतलब मैं एकदम, जिसे बोलते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए वो। क्योंकि मेरे दिमाग में अब तक ये परसेप्शन था कि कोई भी रेडियो हुआ, डिजिटल मीडियम हुआ या अखबार है, ये सब लोग जो है विज्ञापन तब करते हैं जब जो है ये इनको पैसा मिलता है या कोई कमिटमेंट मिलता है कि हम तुमको ऐड देंगे, तुम हमारा ऐड छापोगे, तो उसके बदले ये आपकी पब्लिसिटी करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, हमने कभी किसी चीज को इंटरटेनिंग नहीं किया। हमें सिर्फ भरोसा है अपने बच्चों पर, इसके अलावा हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने जो है वो मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं कि कोई बोला हो कि साहब की 2 रुपए का ऐड दे दो, 10 रुपए का ऐड दे दो, कुछ नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा कि सर आप विदिशा के हैं और हम नाम सुने आपका इतना, तो इसलिए हम आपसे जो है वो चर्चा करना चाहते हैं। तो 1 घंटे तक वो इंटरव्यू लिया उन लोगों ने। 1 घंटे का, जो बीच बीच में गाने सुनाते ना वो रेडियो वजह से, ठीक है। जब भी वो ब्रॉडकास्ट करेंगे मैं आपको जरूर उसका लिंक शेयर करूंगा, और वो आपको मैं शेयर करूंगा वो चीज। तो देख के लगा कई बार कि जो जड़ें होती है ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। जिस शहर में मैं मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, जिस शहर में मैं साइकिल से ट्यूशंस पढ़ने जाया करता था, जिस शहर में मैं एक गुमनाम, एक आम सा लड़का था, उसी शहर में एक रेडियो स्टेशन मेरे को स्वागत करता है, श्रीफल देता है, शॉल पहनाता है, तिलक लगाता है कि सर, मतलब ऐसा लगा जैसे कि कोई आपको राजकीय सम्मान टाइप से कोई आपको दे रहा है, वैसा महसूस हुआ, ठीक है। अच्छा लगता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं कोई बहुत सफल व्यक्ति हूं या बहुत बड़ा मैंने कोई अचीव कर लिया। मैं यही बोलूंगा कि मैंने कल इस इंटरव्यू में आप देखिएगा, मैंने यही बोला है कि जो मैं हूं, जिधर भी मैं हूं, मैं अपने बच्चों के कारण हूं, अपने जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं उनके कारण हूं। क्योंकि मेरे को आगे भी काम करने की जो एनर्जी मिलती है वो आप ही लोगों से मिलती है। आप ही लोग प्रेरणा स्रोत है सबसे बड़ा, क्योंकि ये म्यूचुअल है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा महसूस होता है मुझे, जिसके लिए मैं काम करता हूं, पर अच्छा लगा। फिर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, कल मैंने दो तीन चीजें मैंने ऑब्जर्व की। तो ऑब्जर्व किया मैंने कि अपना शहर, अपनी जड़ें, अपना टाउन जो होता है ना, वहां पर जब आपको रिकॉग्निशन मिलता है ना, तो पूरी दुनिया के रिकॉग्निशन से बड़ा होता है वो। पूरी दुनिया के रिकॉग्निशन से बड़ा होता है कि आपको अपने जगह पर, अपने शहर में, अपने लोगों के बीच में आपको जब सम्मान मिलता है तो आपको अच्छा फील होता है। दूसरा, मैं कल जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी देखा। मैं जब जब वहां से लोटा लौटते हुए मैं अपने साइट पे, जहां पे अपना कमांड सेंटर बन रहा, वहां पहुंचा मैं, तो वहां पे क्या बेसमेंट बना हुआ कमांड सेंटर में, जहां पे पार्किंग बना हुआ है। एक बेसमेंट पार्किंग है जिसको स्ट्रीट पार्किंग बोलते हैं हम लोग। तो वो पार्किंग में क्या होता है, गाड़ियां जाके रखाएंगी, जैसे कारें, बाइक्स वगैरह रखने के लिए, क्योंकि पार्किंग एक बड़ी बिल्डिंग में बहुत जरूरी चीज होती है, मैंडेटरी होती है, परमिशन नहीं मिलती उसके बगैर। तो उस पार्किंग एरिया में मैं कल विजिट करने गया, तो मैंने देखा यहाँ पे कि छोटी छोटी 8-10 हट बनी हुई है, झोपड़ियां बनी हुई है। पार्किंग की छत को उन्होंने इस्तेमाल किया है, और अपना जो भी टीन था, टीन, सोचो गर्मी के दिन है, लोहे का टीन है, लोहे की जो चादर होती है ना वो है,
उससे वो मजदूर लोग जो है बाहर अपना घर बनाए हुए थे, और उसमें छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे जो जो झूले पर झुला रहे हैं जिनको, ठीक है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो सब वहां पर जो है वो बाहर रहते थे। अब पार्किंग वाला जोन बन चुका है, तो उन्होंने अपना घर अंदर शिफ्ट कर लिया उसमें। तो उसमें मैं केवल एक ऑब्जर्व कर रहा था उसमें कि उन्होंने क्या रखा हुआ उस घर के अंदर। टीन की चादरों से उन्होंने पार्टीशन किए हुए थे, भाई ये तेरा घर, ये मेरा घर। उस घर को मैंने गौर से देखा, तो देखा मैंने कि छोटा सा मंदिर बनाया हुआ उन्होंने एक, ठीक है। उन्होंने बाकायदा अपना बच्चों के लिए झूला लगा लिया है, यहाँ पे ऐसे जमीन पर बैठने का कुछ बिछा दिया है, बिस्तर लगा हुआ है, वहीं पे उनका छोटा सा चूल्हा बनाया हुआ, उन्होंने मिट्टी का चूल्हा बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि हमसे अधिक जो है वो सेंसिबल को जो काम है ना, वो इस तबके के लोग भी कर रहे हैं। छोटा सा चूल्हा बनाया हुआ रट के, और वो चूल्हे को वो अपना खाना वाना पकाने के बाद जो है उसको बकायदा पका के ढका हुआ खाना रखा है। सुबह का समय, जो शाम का समय था, शाम को इवनिंग में कुछ वो खाते होंगे नाश्ता जैसा, कुछ ना कुछ बना के, या रोटी बन रही होगी उनकी, तो वो उन्होंने जो है बकायदा रखा हुआ है। तो मैं एक चीज सोचा कि इस पार्किंग की इस छोटी जगह को इन्होंने घर के समान सजाया हुआ है, मंदिर बना दिया है, बैठने का बना दिया है, झूला लगा दिया हुआ है, दो चार डेकोरेटिव आइटम छोटे मोटे थे ना कुछ, वो एक किसी एक झोपड़ी में उन्होंने वो लगा रखा, कपड़ा, सुंदर सा कपड़ा था, उसमें कांच के कुछ गोले मिरर्स लगे हुए थे उसमें, उसको भी दीवार पे लटका दिया उन्होंने उसको, ठीक है ना। तो मैं सोचा था कि देखो, जिंदगी जीने का एक नजरिया इनका ये भी है ना, तो ये पार्किंग इनका है नहीं, ये एरिया इनका है, लेकिन उस एरिया में सिर्फ ये जाके अपना घर बनाकर रहने लगे, इन्होंने उसको घर में कन्वर्ट कर दिया है। बच्चे, वाइफ जो मजदूर काम करते हैं, उनकी वाइफ है शायद, वो भी काम करती है, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, लेकिन ये कि वो छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर थे, बच्चे जो है वो उनको वो खाना खिला रही थी, बच्चे मतलब वो सब तमाम। तो वो एक पूरा परिवार देख के, पार्किंग लॉट में देख के ऐसा लगा कि कुछ लोग बिल्कुल मिनिमम पर जीते, इतने मिनिमम पर जीते हैं कि उनके पास में तो खुद का कोई आसरा नहीं है, कोई पता नहीं उनको कि आज ये बिल्डिंग का काम पूरा हो जाएगा, कल किस बिल्डिंग में काम करने जाएंगे, किस जगह काम करने जाएंगे, उनको भी नहीं पता ये चीज। दे इवन डोंट नो कि वो किस शहर में रहेंगे, इसके बाद वो कहां बच्चों को पढ़ाएंगे। मन में लगता है कई बार कि हमें ये जो सबसे डिप्राइव्ड तबका है ना, इसकी कोई जात नहीं है, इसका कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं है, मजदूरी करता है, और उसके बगैर ये बिल्डिंग, इमारतें बन ही नहीं सकती है। कितना ही पैसा आपके पास हो, आप जाके थोड़ी ना ईंट लगा सकते हो भाई, आप कैसे करोगे काम? आपको चाहिए वर्कर्स, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कोई देखता नहीं है, उनकी गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कोई कुछ करता नहीं है। तो मैं सोचा कि मैं कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लूंगा इसमें, जिससे कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फर्क पड़े, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साधन मुहैया करा सके। कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा। तो मैं मेरा अपना जो एनजीओ, उसके थ्रू मैंने जो है प्रपोजल फ्लॉट किया है कि ऐसे जो मजदूर हैं, इनकी लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल मानता हूं मैं कि हम हर सोसाइटी के हर लेवल को हम अपलिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो जहां पर है उसकी वहां पर हम क्या क्या मदद कर सकते हैं जो उसकी लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाया। देखिए, बिल्डिंगें अमेरिका के अंदर भी बनती है, बिल्डिंगें लंदन में भी बनती है, बिल्डिंगें जो है वो दुबई के अंदर ही बनती है, बिल्डिंगें सब जगह बनती है, पर वर्किंग कंडीशंस उनकी थोड़ी डिफरेंट होती है। दे आर वर्किंग ऑन द रूफ ऑफ द 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, छत पर जाकर लोहा बांधने का काम कर रहे हैं। ना हेलमेट है, ना कैप है, कुछ भी नहीं उनके पास में, कोई सुरक्षा गैजेट उनके पास नहीं है। ये भारत की दशा है। हमें कुछ ना कुछ ऐसा इनिशिएटिव करना चाहिए जिससे कि इन लोगों के लिए भी हम कुछ कर सके। सोचा मैंने, हालांकि देखिए काम चल रहा है, मैं आपसे बोलूं कि आप बोलोगे कि सर आप सबको हेलमेट दे दो, ये कर दो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको एक सिस्टम के थ्रू लानी पड़ती है। हर जगह पर मैं प्रेजेंट नहीं हो सकता हूं। मैं 4 लोगों के लिए कर सकता हूं कि 4,000, 40,000, 4 लाख लोगों के लिए कौन करेगा, 40 करोड़ लोगों के लिए कौन करेगा। उसके लिए एक सिस्टम डेवलप करना है, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं सोच रहा हूं कि क्या कर सकते हैं, और दैट शुड बी प्रॉपर चैनलाइज वे में थ्रू एनजीओ होना चाहिए कि हम इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भाई सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं उसको पूरा फॉलो किया जाए, है ना, क्योंकि वो परिवार जो है वो बहुत हद तक जो है वो जो मेन लोग जो मैं काम कर रहे हैं उन पर डिपेंडेंट है। खैर, मुझे सच बताऊं को मुझे ये भी नहीं पता कि उनमें से कौन सा व्यक्ति क्या काम करता है, क्योंकि वो शाम का समय था, दिन भर का काम पूरा हो चुका था, उसके बाद वो लोग अपना काम खत्म करके अपने घरों के अंदर आए हुए थे। लाइफ के बहुत सारे बेटा पैराडाइम है।
शिक्षा हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो शिक्षा लेने की उम्र में है। बेसिक शिक्षा जहां पे उसको मिलना चाहिए, वहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, उसके लिए कुछ करना चाहिए हमको, ठीक है। अपने आसपास जब भी हम देखते हैं तो हमको चीजों को ऑब्जर्व करने का नजरिया एक ह्यूमैनिटी के साथ, मानवता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम उन्हें मशीन के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते कि दे आर मशीन्स टू बिल्ड दैट बिल्डिंग, ठीक है। बायोमेंटस का जो कमांड सेंटर है वो, उसका सेकंड फेज का काम ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है। अभी सेकंड फेज में क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होना बहुत टफ काम होता है। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट खड़ा हो चुका है। एक आखिरी रूफ जो है वो जून के फर्स्ट वीक में जो है वो एक आखिरी रूफ डलने वाला है, जो हाफ छत जो है बचा हुआ है सबसे टॉवर वाले एरिया का, वो डल जाएगा। उसके बाद अब काम शुरू होगा उसमें प्लास्टर्स का, टाइल्स का और तमाम इलेक्ट्रिक फिटिंग, प्लम्बिंग फिटिंग, फायर कंप्लाइंसेस, एयर कंडीशनिंग फिटिंग, उसका काम शुरू होगा। और पैरेलली साथ में इंटीरियर के लिए काम भी शुरू किया जाएगा। तो बहुत मेजर एक्सपेंस है उसमें, बहुत सारा काम करना है। लेकिन वो सब मैंने कहा ना आपसे कि वो सब, मैंने यही बोला कि जो भी बायोमेंटर्स का है वो सबका है। बायोमेंटर्स के पास जो कुछ है वो बच्चों का है, बच्चों के लिए है, उससे वही बिल्ट होगा। आपका आपके लिए ही तैयार होगा वो चीज, और उसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। और ये देश में बदलाव होंगे, जरूर बदलाव होंगे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कमिटमेंट रखना पड़ेगा, दिल में वो आग रखनी पड़ेगी हर समय कि कुछ कर गुजरना है। दूसरा, कई बच्चों ने टारगेट बैच के एडमिशन को लेके भी कई चीजें पूछी कि सर टारगेट बैच का ओरिएंटेशन कब लोगे। तो बेटा मैं भोपाल से इसी मुंबई पहुंचूंगा ना, तो मेरा काम होगा कि मैं ओरिएंटेशन, मैंने आपको बताया था 21 को ओरिएंटेशन उसका, तो ओरिएंटेशन लूंगा उसका कि करना क्या है, आपको कैसे करना है। जो बच्चे जानते हैं वो एडमिशन ले रहे हैं ऑलरेडी। और मैंने पहले भी कहा है कि देखो बायोमेंटर्स अपनी क्वालिटी पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते, अपने हर चीज को। तो यहां पर आपको पूरा फेथ भरोसा है बायोमेंटर्स पे, तो आइए आप, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 100% फॉलो करेंगे कमांडो ट्रेनिंग हमारी, 100% आपका सिलेक्शन होगा। हम बाकी जो लोगों जैसा हल्ला नहीं करते कि ये कोर्स वो कोर्स, बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं आपसे। मैं सिर्फ आपसे इतना बोलूंगा कि बेटा भरोसा रखो और साथ आओ, हम सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। उसके लिए हमें जो है वो एक कमिटमेंट के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। संजय सर बहुत बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अब तक 180 आउट ऑफ 180 कई बच्चे उनके हो चुके। मतलब मैं कह रहा हूं आपसे कि कई बार क्या होता है, आदमी के लटके झटके काम नहीं करते, आदमी का कंटेंट काम करता है। संजय सर जो है वो एक ऐसे टीचर है जो इतना डेप्थ में, उनको इतना अनुभव है एग्जाम का कि क्या आएगा वो उनको पता है। वो जब पढ़ाते हैं तो आपको लग सकता है कि सर ये तो लटके झटके फालतू की बातें, इंटरटेनिंग ऐसे है ना, जुमले नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि वो हमले कर रहे होते हैं एग्जामिनर पे। वो जुमले नहीं, वो हमले में यकीन रखते हैं कि बेटा ऐसा पढ़ के जाके हमला है, वो फोड़ के आना आप एग्जामिनर के। कई लोग बड़े सख्त होते हैं अपने काम में, वो एकदम ठीक है। अमर सर और जावेद सर की जोड़ी जो है वो इस बार कमाल दिखाएगी। वो अमर सर बहुत सक्षम टीचर है, पर जावेद सर ने जो बच्चों को जिस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल एकदम ग्राउंड जीरो से जाके उन्होंने जो है वो शुरू किया है, वो एक अलग लेवल का मजा है उसका। मिलकर फिजिक्स पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा इस बार, ठीक है। चिन्मय सर केमिस्ट्री में बढ़िया है, चिन्मय सर आपकी हेल्प करेंगे। फिजिकल में एकदम तगड़ा, मतलब उनको वो बच्चों में काफी पॉपुलर होते चले जा रहे हैं। लेकिन मेन कमान तो संजय सर के पास रहेगी और अमर सर के पास रहेगी कि भाई, क्योंकि ये टाइम प्रूवन टीचर है। इन टीचर ने इतने सालों में बायोमेंटर्स में दिखाया है कि रिजल्ट कैसे आता है, ये इनको पता है, ठीक है। और बायोलॉजी जब हम हैं तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो मतलब पूरा तो अभी, लेकिन शैल मैडम बहुत हेल्प करती है मेरी, शैल मैडम। मतलब जो, क्योंकि ऐसा होता है कि लेक्चर लेने के अलावा भी बहुत काम होता है, बहुत ज्यादा, नोट्स से लेकर, डीपीएस से लेकर, टेस्ट से लेकर, डीपीएस के एक्सप्रेशन से लेकर टेस्ट एक्सप्रेशन तक बहुत सारा काम होता है। बायोलॉजी में क्या था, बॉटनी जूलॉजी दोनों मेरे पास आता है, तो उसके लिए सपोर्टिंग टीम बड़ा तगड़ा व्यक्ति चाहिए। जूलॉजी में नंदी सर मुझे सपोर्ट करेंगे, शैल मैडम मुझे बॉटनी में सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं लेक्चर सारे मैं ही लूंगा। मतलब मेन क्या, पूरे लेक्चर 100% में ही लूंगा। तो ये चीज है। हाँ, लेकिन ये है कि उसमें भी मैं क्लियर कर दूं कि 10 से 20% मुझे जो है मजबूरी के चलते, इतना फास्ट पेस सिलेबस चलता है, इतना सारे लेक्चर होते हैं, तो 10% से 15% के आसपास मुझे कुछ रिकॉर्डिंग्स को रीअसाइन करना पड़ता है, जिसमें कि कुछ चीजें हम ऐड कर देते हैं उसमें, उसको रीअसाइन करते हैं, ठीक है। मान लो मतलब आपके 38 चैप्टर हैं पूरे, तो उसमें से आप मानकर चलोगे 3 या 4 चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें रिकॉर्डिंग रीअसाइन करने की नौबत आती है, क्योंकि कई बार मैं बहुत ओवर ऑक्यूपाइड हो जाता है और आपको किसी और को से पढ़ना नहीं, तो वो चक्कर में रीअसाइन करते हैं हम लोग। पहले क्लियर करता हूं, कोई डाउट नहीं इसमें। और कई बच्चों ने कहा सर लाइव क्लासेस, देखो बेटा
इस बार लाइव डाउट सेशंस होंगे बच्चों के, लाइव डाउट सेशंस होंगे इस बार। सिस्टम बायोमेंटर्स का लाइव के लिए बिल्कुल तैयार है, एकदम परफेक्ट है। लेकिन हम क्लासेस शेड्यूल ही लेंगे, क्योंकि लाइव में कई बार जो होता है मिस फायर होता है। कई बार मेरे को वाला फेवरेट मेरा ठीक नहीं है तो मेरा क्लास ही नहीं, लाइव नहीं जा रहा है, तो बच्चों का नुकसान किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। तो फ्रेश रिकॉर्डिंग्स, फ्रेश सब कुछ, और वो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग डाउनलोड करके रिकॉर्डिंग देख सके, उसका ध्यान रखना होता है। इसलिए हम लोग लाइव में, कई बच्चे बहुत इंटीरियर के अंदर बैठे हैं, मैं यहाँ आता हूँ वीडियो अपलोड करता हूँ, मुझे लगता है कि यार कि इंटरनेट तो कमजोर है। तो मैं वही सोचता हूं कि आप लोग, जो कि मतलब कैपिटल के अंदर, भोपाल के अंदर हो, आप लोग तो बड़ा जूझते होंगे उस इंटरनेट से, मैं समझ सकता हूं उस चीज को। और इंटरनेट के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास मिल जुड़ने का, तो वो दिक्कत वाली बात। इसलिए हम लाइव सेशंस इस बार बिल्कुल शेड्यूल तरीके से होंगे। थोड़ा सिस्टम अलग होगा, उसके लिए रुकिए, मैं आपको पूरा अनाउंस करूंगा कि इस बार सिस्टम पिछली बार से कैसे और बेहतर तरीके से काम करेगा। एवरी ईयर वी लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स, और उनको फिर हम आपको बेहतर प्रकार से सर्व करने की कोशिश करते हैं बेटा हम लोग, आपको देख करके, और क्या अच्छा कर सकते हैं बच्चों के लिए, और क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, भरोसा रखिए बेटा ना। और जो बच्चे इंतजार कर रहे थे टारगेट बैच का, बिल्कुल बेटा जुड़िए उससे, क्योंकि ये एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। और भीड़ नहीं चाहिए होती हमको, हम जो है वो जो है अपनी क्वालिटी मेंटेन करते, इसलिए हम एक लेवल के बाद एडमिशन बंद करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो खोल पाना मुश्किल होता है हमारे लिए। ठीक है बेटा, इसलिए जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाए और वेरीफाई कराए अपने आप को बेटा, और जो है वो बायोमेंटर्स का के साथ में एक सफर की शुरुआत करें। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।